हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज के इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए विज्ञान का एक मॉडल पेपर सोल्व करेंगे। इस मॉडल पेपर में 48 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ही महत्वपूर्ण है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को पूरा शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? ए ऑप्शन है वायु का, बी ऑप्शन है बर्फ का, सी ऑप्शन है कांच का, डी ऑप्शन है हीरा का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न दो नंबर प्रश्न है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? ए ऑप्शन है फैराडे ने, बी ऑप्शन है ओस्टर्ड ने, सी ऑप्शन है एम्पियर ने, डी ऑप्शन है बोर ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? तो ओस्टर्ड ने किया था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न तीन नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस को, बी ऑप्शन है अवतल लेंस को, सी ऑप्शन है दोनों ए और बी, डी ऑप्शन है बाइफोकल लेंस को। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि जो उत्तल लेंस होता है वो प्रकाश किरणों को एक बिंदु पे एकत्रित करता है, इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो इसे भी आप लोगों को याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न चार नंबर प्रश्न है, फॉर्मिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम है। ए ऑप्शन है मेथेनोइक अम्ल, बी ऑप्शन है एथेनोइक अम्ल, सी ऑप्शन है प्रोपेनोइक अम्ल, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पे बताना है कि फॉर्मिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या होता है। तो ये होता है मेथेनोइक अम्ल, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न है, जंगरोधी स्टील क्या है? ए ऑप्शन है धातु, बी ऑप्शन है अधातु, सी ऑप्शन है मिश्र धातु, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जंगरोधी स्टील क्या है? ये मिश्र धातु है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो स्टील होता है वो किसके मिलने से बनता है? तो लोहा और क्रोमियम के मिलने से बनता है। और जो स्टील होता है इस पे जंग नहीं लगता है, यानी जो जंगरोधी स्टील है ये क्या है? तो ये मिश्र धातु है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है, पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है। ए ऑप्शन है गोंद, बी ऑप्शन है टैनिन, सी ऑप्शन है रेजिन, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है तो कौन कौन से हैं? तो गोंद भी है, टैनिन भी है, रेजिन है, यानी इनमें से सभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। गोंद, टैनिन, रेजिन ये सभी क्या है? पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं। और पौधों के उत्सर्जी पदार्थ कहाँ पे संचित होते हैं? तो पौधों के छालों में होते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। ए ऑप्शन है नेफ्रॉन, बी ऑप्शन है न्यूरॉन, सी ऑप्शन है सेरिब्रम, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो न्यूरॉन कहते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर, कौन सी गैस ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी है? ए ऑप्शन है H2 यानी हाइड्रोजन, बी ऑप्शन है N2 यानी नाइट्रोजन, सी ऑप्शन है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डी ऑप्शन है CH4 यानी मीथेन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी गैस ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी है। तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो यहाँ पे CFC गैस है ये कहां से निकलता है? तो ये फ्रिज से निकलता है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और जो ये ओजोन परत होता है ये पराबैंगनी किरण से हमें रक्षा प्रदान करता है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न
अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 9 नंबर प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा ए ऑप्शन है वास्तविक होता है, बी ऑप्शन है काल्पनिक होता है, सी ऑप्शन है कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक होता है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पे बताना है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, तो हमेशा काल्पनिक होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। ए ऑप्शन है अवतल दर्पण से, बी ऑप्शन है समतल दर्पण से, सी ऑप्शन है उत्तल दर्पण से, डी ऑप्शन है सब प्रकार के दर्पण से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है तो किससे बनता है, तो ये अवतल दर्पण से बनता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा ए ऑप्शन है सीधा होता है, बी ऑप्शन है उल्टा होता है, सी ऑप्शन है तिरछा होता है, डी ऑप्शन है औंधा होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, इसीलिए इसे हम पर्दे पे नहीं उतार सकते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा उल्टा होता है, और वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पे उतार सकते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। ए ऑप्शन है पुतली द्वारा, बी ऑप्शन है दृष्टि पटल द्वारा, सी ऑप्शन है पश्चिमाभि द्वारा, डी ऑप्शन है परितारिका द्वारा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो पश्चिमाभि द्वारा किया जाता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पुतली क्या करता है, तो जो हमारे आंख में प्रकाश आता है उसको नियंत्रण कौन करता है, तो ये पुतली करता है। और दृष्टि पटल पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो दृष्टि पटल पे बनता है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। ए ऑप्शन है लाल रंग का, बी ऑप्शन है हरा रंग का, सी ऑप्शन है पीला रंग का, डी ऑप्शन है बैगनी रंग का। तो स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है, तो बैगनी रंग का सबसे अधिक होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लाल रंग का झुकाव सबसे कम होता है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। ए ऑप्शन है कांच की सिल्ली का, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण का, सी ऑप्शन है उत्तल लेंस का, डी ऑप्शन है प्रिज्म का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो प्रिज्म का किया जाता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, तो प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 15 नंबर प्रश्न है, 1 वोल्ट कहलाता है। ए ऑप्शन है 1 जूल प्रति सेकेंड, बी ऑप्शन है 1 जूल प्रति कूलम्ब, सी ऑप्शन है 1 जूल प्रति एम्पियर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो 1 वोल्ट कहलाता है 1 जूल प्रति कूलम्ब, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है, आम मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। ए ऑप्शन है श्रेणी क्रम में, बी ऑप्शन है पार्श्वबद्ध या समानांतर क्रम में, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आम मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो वोल्ट मीटर होता है उसको पार्श्वबद्ध क्रम या समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। ए ऑप्शन है आई स्क्वायर आर, बी ऑप्शन है आई आर स्क्वायर, सी ऑप्शन है यहाँ पे वी आई, डी ऑप्शन है वी स्क्वायर बट्टा आर। तो यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो आई आर स्क्वायर ये निरूपित नहीं करता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 18 नंबर प्रश्न देख लीजिए, काफी महत्वपूर्ण है, विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक है। ए ऑप्शन है एम्पियर,
बी ऑप्शन है वोल्ट, सी ऑप्शन है ओम, डी ऑप्शन है जूल। तो विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो एम्पियर होता है इसको किससे सूचित करते हैं? तो ए से सूचित करते हैं, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 19 नंबर, धारा मापने के यंत्र को कहते हैं। ए ऑप्शन है आमीटर, बी ऑप्शन है वोल्ट मीटर, सी ऑप्शन है कूलॉम्ब, डी ऑप्शन है एमीटर एम्पियर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि धारा मापने वाले यंत्र को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो आमीटर कहते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। ए ऑप्शन है कूलॉम्ब, बी ऑप्शन है एम्पियर, सी ऑप्शन है ओम, डी ऑप्शन है जूल। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम्ब होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। और प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। और कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो इसे भी आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 21 नंबर प्रश्न है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? ए ऑप्शन है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, बी ऑप्शन है 150 किलोमीटर प्रति घंटा, सी ऑप्शन है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, डी ऑप्शन है यहाँ पे 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। अगर इससे कम होगा तो जो पवन विद्युत जनित्र है वो नहीं चलेगा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? ए ऑप्शन है लकड़ी, बी ऑप्शन है गोबर गैस, सी ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा, डी ऑप्शन है कोयला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो जो नाभिकीय ऊर्जा है ये क्या है? बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है, ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? ए ऑप्शन है कोयला, बी ऑप्शन है बिजली, सी ऑप्शन है सूर्य, डी ऑप्शन है परमाणु। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कि ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? तो ये सूर्य है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 24 नंबर प्रश्न है कि CuO प्लस H2 अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? यहाँ पे Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? यहाँ पे जो यहाँ पे दिया है एक यहाँ पे अभिक्रिया, इसको बताना है कि ये कैसी अभिक्रिया है। ए ऑप्शन है उपचयन, बी ऑप्शन है अपचयन, सी ऑप्शन है उदासीनीकरण, डी ऑप्शन है यहाँ पे रेडॉक्स। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कॉपर से ऑक्सीजन अलग होकर किसके पास चला गया है? यहाँ पे हाइड्रोजन के पास चला गया है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, यानी ऑक्सीजन निकल रहा है। तो जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन निकलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। ए ऑप्शन है सहसंयोजी, बी ऑप्शन है वैद्युत संयोजी, सी ऑप्शन है कार्बनिक, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं वैद्युत संयोजी, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है? ए ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन है 11, सी ऑप्शन है 12, डी ऑप्शन है 13। तो सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो सोडियम होता है वो बहुत ही अभिक्रियाशील होता है, इसलिए इसको कहाँ पे रखा जाता है? तो केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है, बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या है? ए ऑप्शन है Na2CO3, बी ऑप्शन है CaCO3, सी ऑप्शन है यहाँ पे NaHCO3, डी ऑप्शन है यहाँ पे NaNO3। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या है? तो बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र यहाँ पे NaHCO3 होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न
अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? ए ऑप्शन है चूना पत्थर, बी ऑप्शन है खगड़िया, सी ऑप्शन है यहाँ पे संगमरमर, डी ऑप्शन है यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये क्या है? विजातीय यौगिक है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 6, डी ऑप्शन है 13। तो 2 क्या होता है? अम्लीय होता है, 7 क्या होता है? तो उदासीन होता है, और यहाँ पे 6 भी क्या होता है? अम्लीय होता है। तो यहाँ पे क्षारीय विलयन कौन होगा? तो यहाँ पे 13 होगा, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है, पीतल है। ए ऑप्शन है धातु, बी ऑप्शन है अधातु, सी ऑप्शन है मिश्र धातु, डी ऑप्शन है उपधातु। तो पीतल क्या है? तो पीतल एक मिश्र धातु है। तांबा और जिंक का ये क्या होता है? मिश्रण होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो पीतल है ये क्या है? एक मिश्र धातु है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 31 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? ए ऑप्शन है यहाँ पे CH4, बी ऑप्शन है CO2, डी यहाँ पे सी ऑप्शन है CaCl2, डी ऑप्शन है यहाँ पे NH3। 31 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? तो CaCl2 ये क्या है? आयनिक यौगिक है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता? ए ऑप्शन है तांबा, बी ऑप्शन है गोल्ड, सी ऑप्शन है जिंक, डी ऑप्शन है पोटेशियम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता। तो जो गोल्ड होता है यानी जो सोना होता है ये ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, इसलिए ये खराब नहीं होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है, सरलतम हाइड्रोकार्बन है। ए ऑप्शन है मीथेन, बी ऑप्शन है इथेन, सी ऑप्शन है प्रोपेन, डी ऑप्शन है ब्यूटेन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है, तो मीथेन जो होता है वो सरलतम हाइड्रोकार्बन होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न, कार्बन हाइड्रोजन के संयोग करके बनता है। ए ऑप्शन है आयनिक यौगिक, बी ऑप्शन है हाइड्रोकार्बन, सी ऑप्शन है हैलोजन, डी ऑप्शन है अम्लराज। तो यहाँ पे देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग करके क्या बनता है? तो हाइड्रोकार्बन बनता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को आप लोग प्लीज शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 35 नंबर की वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है, यानी वायुमंडल में कितना प्रतिशत यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाया जाता है? ए ऑप्शन है 0.01%, बी ऑप्शन है 0.05%, सी ऑप्शन है 0.03%, डी ऑप्शन है 0.02%। तो वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति कितनी है? तो 0.03% है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु की संख्या होती है? ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। तो ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है? 3 होती है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 37 नंबर, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 7, डी ऑप्शन है 4। तो यहाँ पे आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो आवर्तों की संख्या यहाँ पे 7 होती है, और वर्गों की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। तो दोनों ही आपको याद रखना है, दोनों ही बराबर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि हीलियम कैसा तत्व है? ए ऑप्शन है अक्रिय, बी ऑप्शन है क्रियाशील, सी ऑप्शन है सक्रिय, डी ऑप्शन है उदासीन। तो हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम यहाँ पे अक्रिय तत्व है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न
अगला प्रश्न है आप देखिए 39 नंबर प्रश्न है कि ऑक्सीन है, ए ऑप्शन है वसा, बी ऑप्शन है एंजाइम, सी ऑप्शन है हार्मोन, डी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ऑक्सीन क्या है, तो ऑक्सीन एक क्या है, हार्मोन है, और ये कैसा हार्मोन है, तो ये पादप हार्मोन है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 40 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य में वृक्क संबंधित है, यानी जो मनुष्य का वृक्क है वो किससे संबंधित है। ए ऑप्शन है पोषण से, बी ऑप्शन है श्वसन से, सी ऑप्शन है उत्सर्जन से, डी ऑप्शन है परिवहन से। तो मनुष्य में वृक्क संबंधित है तो किससे है, तो ये उत्सर्जन से है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 41 नंबर, मानव में डायलिसिस थैली है, ए ऑप्शन है नेफ्रॉन, बी ऑप्शन है न्यूरॉन, सी ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 41 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि मानव में डायलिसिस थैली है, तो नेफ्रॉन क्या है, मानव में डायलिसिस थैली है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 42 नंबर प्रश्न है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ए ऑप्शन है उपचयन, बी ऑप्शन है संयोजन, सी ऑप्शन है अपचयन, डी ऑप्शन है यहाँ पे विस्थापन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये उपचयन की अभिक्रिया है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 43 नंबर प्रश्न है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। ए ऑप्शन है अमीबा में, बी ऑप्शन है ईस्ट में, सी ऑप्शन है मलेरिया में, सी ऑप्शन है पैरामीशियम में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, तो ये ईस्ट में होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को आप लोग प्लीज शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 44 नंबर, फूलों में नर प्रजनन अंग होते हैं। ए ऑप्शन है पुंकेसर, बी ऑप्शन है अंडप, सी ऑप्शन है वर्तिकाग्र, डी ऑप्शन है वर्तिका। तो फूलों में नर प्रजनन अंग कौन से होते हैं, पुंकेसर होते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 45 नंबर प्रश्न है, गुणसूत्र बने होते हैं। ए ऑप्शन है डीएनए के, बी ऑप्शन है डीएनए तथा आरएनए के, सी ऑप्शन है डीएनए तथा प्रोटीन व आरएनए के, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो गुणसूत्र किसके बने होते हैं, तो डीएनए, प्रोटीन और आरएनए के बने होते हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 46 नंबर प्रश्न है, कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ है। ए ऑप्शन है डीएनए, बी ऑप्शन है गुणसूत्र, सी ऑप्शन है जीन, डी ऑप्शन है हरित लवक। तो कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, तो ये डीएनए होता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 47 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र नहीं है। ए ऑप्शन है जंगल, बी ऑप्शन है एक्वेरियम, सी ऑप्शन है घास का मैदान, डी ऑप्शन है मरुस्थल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र नहीं है, यानी परितंत्र नहीं है। तो जो एक्वेरियम है ये नहीं है, ये जलीय तंत्र है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है कि सीएफसी है। यहाँ पे आपको बताना है कि सीएफसी क्या है। ए ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी ऑप्शन है कार्बन फ्लोरोकार्बन, सी ऑप्शन है कार्बन फ्लोरोकार्बन, यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन है कार्बन फ्लोरोकार्बन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सीएफसी क्या है, तो सीएफसी क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये थे हमारे 48 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इसमें से अगर आपको जो भी प्रश्न याद नहीं है उसे आप लोग नोटबुक पे लिख के याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो 48 प्रश्न है वो काफी ही महत्वपूर्ण है। अगर आप बीच में जुड़े हैं या लास्ट में जुड़े हैं तो वीडियो को आप लोग एक बार शुरू से फिर से देख लीजिएगा, और जितना आपका प्रश्न छूटा हो उसे आप लोग फिर से एक बार देख लीजिएगा, और उसमें से जो भी आपको याद ना हो तो उसे आप लोग क्या कर लीजिएगा, लिख के याद कर लीजिएगा। ये रहा आपका होमवर्क प्रश्न यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पे आपको बताना है। ए ऑप्शन है वसा, बी ऑप्शन है एंजाइम, सी ऑप्शन है हार्मोन, डी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे इसका जो भी आपका यहाँ पे ऑप्शन सही हो वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।